वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा लेक्चर है, हम हिस्टामिन को ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो आज हम देखेंगे हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स और हम ट्राई करेंगे कि क्लासिफिकेशन को भी समहाउ कवर कर पाएँ। ओके, तो हिस्टामिन के अगर फार्माकोलॉजिकल रोल मतलब कि हम इसमें अभी ये नहीं देख रहे कि हिस्टामिन हमारी बॉडी के साथ क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, हम ओवरऑल ही देखेंगे कि कौन सी जगह पे किस ऑर्गन पे ये क्या एक्शन कर रहा है। फिर हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल। पैथो मतलब डिजीज कंडीशन, किन किन चीज़ों को ये अराइज कर रहा है, डिजीज कंडीशन को अराइज कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हिस्टामिन के सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में आते हैं आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि ये ब्लड वेसल्स के साथ बच्चों क्या कर रहे हैं। आपके ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें, ब्लड वेसल्स तो स्मॉल ब्लड वेसल्स है, मैंने बताया था लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में, और लार्ज ब्लड वेसल्स हैं। और आपकी ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में कौन सी आ रही है, कैपिलरीज आ रही है एग्जैक्टली, और आपके आर्ट्रियोल्स आ गए, वेन्यूल्स आ गए, ठीक है। और लार्ज में तो हमें पता ही है कि आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, हिस्टामिन बच्चों इनके साथ क्या कर रहा था, इनके साथ वेजो डायलेशन कर रहा था, ठीक है। और इधर क्या कर रहा था लार्ज ब्लड वेसल्स के साथ बच्चों, ये कर रहा था वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। समझ आया, ये चीजें हो रही थी। इसी चीज की वजह से ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को ये देखो डायलेट कर रहा है ना। तो एक चीज बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे हेडेक लिखा हुआ है पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्रेनियल जो वेसल्स हैं आपके ब्रेन में, जो वेसल्स हैं, ठीक है, उन्हें डायलेट कर देता है, और जिसकी वजह से बच्चों क्या होने लगता है, हेडेक देखने को हमें मिलता है, ठीक है। वैसे तो हिस्टामिन जो है आपका ओरली बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, ये बीच में मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। हिस्टामिन आपका कुछ चीज़ें बीच में याद आती रहेंगी तो मैं बताती रहूँगी। हिस्टामिन आपका ओरली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, तो इसे आईवी ही देते हैं, ओके। और अब दूसरी बात करें, मैंने यहाँ पे बात की हेडेक की। अब हमें पता है कि जो हिस्टामिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकता, ये चीज़ है, यहाँ पे बता दो, हिस्टामिन कांट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। ब्लड ब्रेन में किसी भी चीज़ को एंटर होने के लिए सबसे पहले वहाँ पे जो एक बैरियर खड़ा किया हुआ है उससे क्रॉस करना होता है, क्योंकि वहाँ के जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना बच्चों, बहुत टाइटली पैक होते हैं, उससे क्रॉस करना कोई इजी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा है। तो हिस्टामिन वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकता, पर क्या होता है कि कई बार डायरेक्टली ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डायरेक्टली अगर आप इंजेक्शन लगा दो तो समहाउ आपको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बच्चों होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। हमेशा ट्राई करना कि कोई एक भी चीज़ आपको पता लगी तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये ब्लड वेसल्स में ये सारी चीज़ें देखी हमने, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, इतना समझ आया आपको, तो अब आगे बताती हूँ मैं आपको। ट्रिपल रिस्पॉन्स बच्चों देखने को मिलेगा, ट्रिपल रिस्पॉन्स हिस्टामिन का रिस्पॉन्स है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है। रेडनेस, व्हील एंड फ्लेयर, ओके। रेडनेस क्या है, आपने देखा होगा कि जब आपको कोई थप्पड़ लगाता है, फॉर एग्जांपल थप्पड़ लगाता है, या फिर कहीं पे हिस्टामिन रिलीज
हुआ है तो वहां पे क्या हो जाता है, सेम ही चीज हो रही है, वेसल्स आपके डायलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों समझती हो ना इतनी सी बात को कि डायलेशन हो रही है, ब्लड वेसल्स अपना डायमीटर बड़ा कर रहा है, डायलेट हो रहा है, एंडोथेलियल जो थे वो थोड़े लूज हो रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा और आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ ब्लड। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हील। अब वेजोडाइलेशन हो रहा है तो क्या होगा, जो वेसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बता दो, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं आपके, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो आपका ये मटेरियल है यहाँ पे एक्सुडेट कर रहा है। एक्सुडेट का मतलब है बच्चों कि वो बाहर निकल रहा है, ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, वो टिश्यूज पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस तो दिखेगी, उसके साथ स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये स्वेलिंग क्यों देखने को मिली? क्योंकि एक्सुडेट ऑफ मटेरियल, या फ्लूइड लिख दो ज्यादा बेटर है, इतना पता लगा। नेक्स्ट, फ्लेयर। फ्लेयर समझ रहे हो? स्प्रेड होना किसी चीज का। अब रेडनेस हो गई, व्हील हो गया, एक एक मतलब ऐसे, ये रेडनेस ऐसा हुआ। व्हील की अगर बात करें तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा बाहर, अब ज्यादा स्वोलन हो गया, फ्लूइड बाहर पे एक्यूमुलेट हो गया। अब फ्लेयर क्या, ये तो हो ही गया था, अब सराउंडिंग एरिया पे भी आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, चीज अब स्प्रेड हो रही है। ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू द डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स। ये ध्यान से देख लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वैसे तो पूरे ही लेक्चर में, कोई भी लेक्चर हो, एक एक चीजों को अच्छे से समझना, आपके हर कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में काम आएगा, पूरा ही मतलब कहीं भी वेस्ट कुछ नहीं है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स आपका रेडनेस, सेकंड व्हील, थर्ड इज फ्लेयर। बच्चों रेडनेस आपको देखने को मिलेगा जब आपके ब्लड वेसल्स जो है डायलेट कर गए हैं, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया उस एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हील। व्हील से मतलब है स्वेलिंग। स्वेलिंग किस लिए हो रही है? क्योंकि डायलेशन हुआ था रेडनेस में, तो जो आपका मटीरियल है ब्लड वेसल से बाहर चला गया है, ओके, इसलिए हमें व्हील देखने को मिला। फ्लेयर, चीज स्प्रेड होनी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, क्या है, आपके जो आर्टरियोल्स भी है, ठीक है, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरियोल्स हैं, वो भी डायलेट होनी स्टार्ट कर गई हैं, जिसकी वजह से फ्लेयरिंग आपको देखने को मिलती है। गॉट इट? बच्चों ये सारी चीजें आपके ब्लड वेसल्स में थी जो हमने देखा। ब्लड वेसल्स में क्या देखा? स्मॉल ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रही थी, लार्ज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी, फिर हमने देखा ट्रिपल रिस्पॉन्स। समझ आया ब्लड वेसल्स का रोल? सेकेंड, अब हम देखेंगे हार्ट में इसका क्या एक्शन है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में इतना कुछ हार्ट में स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो जो गुइनिया पिग में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें इन्हें क्या देखने को मिला? इंक्रीज इन द हार्ट रेट। ये चीज आपको देखने को मिली थी इन गुइनिया पिग्स, ठीक है। मतलब आयनोट्रोपिक एक्शन, समझ गई बात में? ये इतना सही है। उसके बाद हम जब एंटी हिस्टामिनिक्स करेंगे, उनके बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है। कहीं आपकी पता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग मार्केट से बैन हो गई, विड्रॉल हो गई, ठीक है, क्योंकि उनका हार्ट में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है, प्रोलोंगेशन देखने को मिल रही थी। वो भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे जब हम क्लासिफिकेशंस एक एक ड्रग्स को करेंगे ना, क्योंकि वो एग्जाम पैटर्न से और कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, विसरल स्मूथ मसल्स। विसरल कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, आपकी इंटरनल बॉडी में जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं बॉडी के, उसे विसरल बोलते हैं। स्मूथ मसल्स आप जानते हो, ठीक है, जिनमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, और हमारी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन में हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। गॉट इट? ये क्या करते हैं स्मूथ मसल्स के बच्चों? स्मूथ मसल्स आपकी हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। बच्चों अगर बात ले लो लंग्स की, ले लो, जिनमें आपके ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं, ब्रोंकियोल्स, ये क्या कर रहे हैं?
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जो हिस्टामिन है। उसके बाद अगर बच्चे आपकी यूरिनरी या उस पोर्शन में प्रेजेंट है तो उस चीज को भी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, यूरिनरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर हाँ एब्डोमेन में, एब्डोमेन तो आपको क्रैम्प्स आएंगे, पेट में दर्द होगा, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये चीजें साथ साथ में लिख लेना, क्योंकि मेरा मोटिव होता है आप चीजों को समझो, और लिख के तो मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपरली ही कुछ एक नोट्स तैयार कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेक्चर का मतलब है आप एक एक चीजों को समझो। गया वो टाइम 6th 7th 8th क्लास में जब आपको मतलब हाथ पकड़ के चीज़ें लिखानी पड़ती थी, हर एक चीज़ें। अब आप ग्रेजुएशन में हो, आगे आपने कंपटीशन एग्जाम देना है, आपका फोकस होना चाहिए एक एक चीज़ को जस्ट समझने में, कंसेप्ट क्लियर करने में, और अपने रिमाइंडर के लिए अपनी कॉपीज में ये सारी चीज़ें लिखते जाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई नोट्स प्रोवाइड मैं नहीं कर रही हूँ, ओके। ये हो गया आपका विसरल स्मूथ मसल्स, ठीक है, हर जगह जहाँ पे भी है ये कॉन्स्ट्रिक्शन ही कर रहा है। नेक्स्ट ग्लैंड्स देखें, ग्लैंड्स में पर्टिकुलरली अगर गैस्ट्रिक की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, आपके पेरिएटल जो बच्चों सेल हैं आपके जो जीआईटी में प्रेजेंट है, वहां पे ये क्या करते हैं, ठीक है, एसिड सिक्रीशंस करते हैं, एसिड सिक्रीशन। बच्चों एसिड सिक्रीशन कैसे हो रहा है, वहां पे जो आपका ये पंप है, इसे प्रोटोन पंप बोलते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रोटोन पंप। इसके थ्रू मतलब ये चीज ऊपर आनी थी, है ना, और ये नीचे आनी थी। मतलब कि पेरिएटल सेल्स में बच्चों आपके हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पेरिएटल सेल्स में पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन जो है इनका एक्सचेंज कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, एट द एंड आपका बहुत ज़्यादा HCl बनने लग जाता है पेट में, ठीक है, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नो डाउट हमें पता है कि एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, है ना, पर बहुत ज़्यादा भी अगर आपका एसिड होगा तो वो म्यूकस में वो उसे खराब कर देगा और वहाँ पे अल्सर्स जनरेट कर देगा। तो हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी है, ठीक है। तो इसी वजह से हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है, जो एसिड सिक्रीशंस के बारे में, तो वो H2 पे एक्ट करते हैं। ये सारा जो काम हो रहा है, ठीक है, आपका H2 रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है, तो आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर इसे बंद कर देते हैं, तो इस वजह से आपका एक्शन आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने क्या देखा ग्लैंड में कि जो गैस्ट्रिक में पेरिएटल सेल्स है वहाँ पे हमारा पंप प्रोटोन पंप प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन और पोटाशियम की आयंस को दोनों को एक्सचेंज कर रहा था, और धीरे धीरे आपका HCl जो है वो स्टमक में बढ़ रहा है, उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हमें देखने को मिलती है। इसमें हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन्स, ठीक है, इतना पता लगा। नेक्स्ट सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, जो सेंसरी क्या है, सेंसरी वो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशंस को ले जा रहे हैं ब्रेन तक, CNS तक ले जा रहे हैं, ठीक है, और जो वापस को लेकर आते हैं, जो रिस्पॉन्स के रूप में देखने को हमें मिलता है, वो होता है मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये सेंसरी, ये हिस्टामिन्स क्या करते हैं, जो सेंसरी एंडिंग्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स है, ठीक है, उसे स्टिमुलेट करते हैं, और आपको पता है उसे स्टिमुलेट करने की वजह से हमें वो ईचिंग वगैरह, रैशेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें जस्ट आपकी एक ही चीज़ आती है, वो ये कि ये स्टिमुलेट कर रहे हैं सेंसरी जो नर्व्स आपकी हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जा रही हैं, उनकी एंडिंग्स को, ठीक है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट बच्चों हम देखें एड्रिनल मेड्यूला में ये क्या कर रहा है, एड्रिनल मेड्यूला में ये आपका इंक्रीज कर रहा है एल्डोस्टेरोन के रिलीज को। तो
इसकी वजह से बच्चों सेकेंडरी राइज इन बीपी। ये चीज पहली बात तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एल्डोस्टेरोन का किस तरीके से, ठीक है, रोल होता है। वो चीज़ें थोड़ा सा जस्ट रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक प्रोसेस पता ही होगा, ठीक है, जैसे कि जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, वाटर लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, आपके जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं बच्चों, ये कहाँ पे होते हैं, किडनी में। तो ये सेंस कर लेते हैं कि भाई ब्लड वॉल्यूम अब कम हो गया है, तो उसी टाइम ये रेनिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जब ये रेनिन रिलीज करते हैं तो उधर से लीवर, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 जो है इसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। लीवर में से हमारा ठीक है, रेनिन और इधर एंजियोटेंसिन जो 1 है वो रिलीज हो गए। देन क्या होता है बच्चों, लंग्स में से ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, कहाँ पे लिखूं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसे रिलीज कर देंगे। तो जब ये यहाँ पे एक्ट करेगा, आपका एंजियोटेंसिन जो 1 है बच्चों ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 जाएगा, ये इस तरीके से जो आपकी किडनी है, ये बीन्स टाइप इतना ऐसे तो पता है ना, ये रफ्ता है, यहाँ ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स लगा होता है, ये आपका एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे ये क्या रिलीज करेगा बच्चों, एल्डोस्टेरोन, यही बात हो रही थी हमारी यहाँ पे, एल्डोस्टेरोन। और आपका एल्डोस्टेरोन बच्चों क्या करता है कि ये सॉल्ट की जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसे बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देता है, मतलब सॉल्ट री एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब जो आपका यूरिन अब बाहर जाएगा उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जितना भी वो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट था उसे री एब्जॉर्ब कर लेगा दोबारा से ब्लड में, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सॉल्ट री एब्जॉर्प्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। और एक बार बच्चों सॉल्ट री एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, बीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होता है। इसके बाद कहाँ पे थे हम, एड्रिनल मेडुला की बात कर रहे थे, ठीक है। ये आपको पता लगा एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, इसका राइजिंग बीपी में हाथ ही इस तरीके से था। सेकेंडरी का क्या मतलब है, अगर आपने हाइपरटेंशन में देखा होगा, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बच्चों प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें कोई कॉज पता ही नहीं होता कि क्यों बीपी बंदे का बढ़ गया है। 95% ऑफ जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनका जो बीपी राइज होता है उसका कॉज नोन नहीं होता है, क्योंकि वो कोई बीमारी की वजह से नहीं होता है। वो जैसे अगर आपने सॉल्ट इनटेक इंक्रीज कर लिया, किसी वजह से आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गया, मतलब आपके खाने में कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है, उस वजह से कोई पैथोलॉजिकल और डिजीज कंडीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कोई कॉज होता है प्रेजेंट, बॉडी में कोई बीमारी होती है, जैसे अगर मान लो ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, अगर ट्यूमर हो जाएगा तो एड्रिनल ग्लैंड में यहाँ पे, तो ये तो कंटिन्यूसली बच्चों आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज करता रहेगा और आपका जो सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता रहेगा, और इसकी वजह से तो एट द एंड क्या हो सकता है, आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस भी हो सकते हैं, ओके, इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। जब आपका बीपी 250 से ऊपर चला जाए, दैट इज वेरी 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 इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। उस कंडीशन में तो बंदे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें थी हमारी किसमें बच्चों, एड्रिनल मेडुला में, गॉट इट। नेक्स्ट पर तो हम हिस्टामिन रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि पूरी पैथोलॉजी कवर हो रही है, इसमें लगा नहीं था इतना लॉन्ग जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं। CNS का भी हमें पता लग गया है, वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को हिस्टामाइन नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है। पर अगर हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इंट्रा
सेरिब्रो वेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हुआ, हमने डायरेक्टली बच्चों हिस्टामिन कहाँ पे रिलीज कर दिया है, हिस्टामिन को हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रिलीज कर दिया है। इसकी वजह से क्या होगा आपका, नो डाउट हेडेक तो होगा ही होगा, नोजिया वोमिटिंग भी होगा ही होगा, और हाइपोथर्मिया भी होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारी एक्शंस आपको तब देखने को मिलते हैं। ये याद रखना बच्चों, इंजेक्शन इंट्रा सेरिब्रो वेंट्रिकुलर। ठीक है, सेरिब्रो मतलब सेरिब्रल, सेरिब्रल, इंट्रा मतलब सेरिब्रल्स के बीच में, वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर, इंट्रा सेरिब्रो वेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ से करते हैं डायरेक्टली CSF में। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ओके, फाइनली हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमने अच्छे से देख लिए हैं हिस्टामिन के। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। अब तो हमें पता ही है पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, ग्लैंड्स में देखा था कि प्रोटॉन पंप को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। तो उसकी वजह से हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को एक्टिवेट करने की वजह से आपका हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और वो जब आपका ये हाइड्रोजन इससे मिलेगा तो आपका क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो हाइपर एसिडिटी, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। इवन उससे ज़्यादा भी कंडीशन वर्स्ट हो जाए तो आपका गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है उसके कार्सिनोमा वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एलर्जी कंडीशन। एलर्जी कंडीशन में बच्चों हमने स्टार्टिंग में देखा था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। प्लीज प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपके लिए, जैसे बाहर से कोई बच्चों एंटीजन आया है, एंटीजन क्या है, कोई अलर्जन आया है, इसमें भी बता देती हूँ, कोई पोलन ग्रेन है आपका। ठीक है, हमारी नोस्ट्रिल में गया, वो नोस्ट्रिल में कहाँ पे है ये प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे T सेल क्या करेगा, इसे डिटेक्ट कर लेगा, इसे डिटेक्ट करने के बाद ये भेजेगा B सेल को, आपकी इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, ये बच्चों आपके एंटीबॉडी सेल हैं, ठीक है, बॉडी की इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो B सेल कुछ ऐसा था, तो इसके अंदर क्या था, इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चों E था, इसने रिलीज कर दिया अब इम्यूनोग्लोबुलिन E। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये एलर्जी के लिए मेन रीजन होता है, हिस्टामिन के एक्शन के पीछे इसका हाथ होता है। ठीक है, फिर आपका ये मास्ट सेल होता है, बताया था ये कि नहीं, तो यहाँ पे आपके ये जो है आके इस तरीके से लग गए, फिर आपके जो एलर्जेंस आ रहे हैं वो यहाँ पे एक्ट करेंगे। यहाँ पे लगने के बाद तो इसके अंदर मास्ट सेल के अंदर बच्चों बहुत सारे मेडिएटर्स प्रेजेंट थे, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट था आपका, और आपका हिस्टामाइन भी प्रेजेंट था। तो हिस्टामिन आपका यहाँ पे हो गया रिलीज, और अब ये अपने सारे ये एक्शन जाके शो करने के लिए रेडी है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कहाँ पे थे, ये हमने सारा देखा बच्चों, एलर्जिक फिनोमिना में ये सारी चीजें हो रही थी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन क्या है, जो भी बाहर से फॉरेन इन्वेडर, बाहर से कोई फॉरेन चीज आई है जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसके आने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपके B सेल्स, T सेल्स हो गए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं उसे मारने के लिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। उसके बाद एज अ ट्रांसमीटर, एज अ ट्रांसमीटर की बात करें, ट्रांसमीटर से मतलब समझते हो, जो कि इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है, और इंफॉर्मेशन को कौन पास कर रहा है बच्चों, सेंसरी नर्व्स पास कर रही हैं। कहीं पे लोकली हिस्टामिन रिलीज हुआ किसी वजह से, उसके बाद जो ये नर्व्स होंगी ये क्या करेगी, ब्रेन तक सिग्नल भेजेंगी कि भाई कुछ ऐसा हुआ है। अब ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स शो करेगा, जो कि आपका जो फर्दर इन्फ्लामेशन के रूप में है। ठीक है, जितने भी रिस्पॉन्सेज हो गए आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो क्या, तो हिस्टामिन हम बोल सकते हैं कि एज अ ट्रांसमीटर काम कर रहा है। देन इन्फ्लामेशन बच्चों, एक बार हिस्टामिन आपका रिलीज हो गया, ये आपका हिस्टामिन हो गया, आपका ल्यूकोट्राइन्स हो गया।
ठीक है। जब हम इन्फ्लामेशंस के चैप्टर कवर करेंगे वहां पे बहुत डीपली हम एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं। ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन मेन कॉज है आपके पूरे इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करवाने के लिए, वेजोडाइलेशन करवाने के लिए। फिर वहाँ पे आपके जो WBCs हैं वो ऐसे लाइन में आते हैं, ठीक है, मार्जिनेशन बोलते हैं, रोलिंग ओवर करते हैं एंडोथीलियल के ऊपर, फिर वहाँ से निकलते हैं, उसमें हेल्प करते हैं आपके पी सिलेक्टिन्स। अभी इतना मत देखो, अभी जस्ट आप समझो कि क्या हिस्टामिन जो रिलीज हुआ है आपके पूरे इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। बस एक चीज़ कि जो WBC रिलीज हुए हैं, ठीक है, उन्हें जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, वहाँ तक पहुँचाने का काम ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन में होती हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन में ये है टिश्यू रिपेयर एंड ग्रो में कि यहाँ पे देखा गया बच्चों कि जहाँ पे भी हमारी बॉडी में टिश्यू रिपेयरेंस का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे देखा गया कि हमारा हिस्टामिन प्रेजेंट है। इन्फ्लामेशन बच्चों कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब हमारी बॉडी में कोई मतलब चोटें लग जाती हैं, कोई इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है या कोई भी इशू हो जाता है, हमारी बॉडी तो एक्टिवेट करेगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम को कि जल्दी से बॉडी को हील करो। पर क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी को हील करने के लिए जो सारे ये आपके ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिम्फोसाइट्स, साइटोकाइन्स, कीमोकाइन्स, बच्चों ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही है, ये अच्छा काम तो कर रही थी, पर हमारी बॉडी को उस टाइम सफ़र होना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हेडेक। ये तो हमने देख ही लिया था कि वेजोडाइलेशंस कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे ब्रेन में डायरेक्टली इंजेक्शन लगाओगे तो उस टाइम पे वहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी एंड आपका हेडेक होता है। ओके, अब हम बच्चों आगे देखेंगे, क्लासिफिकेशन थोड़ी सी कवर कर लेते हैं आज, फिर आगे का नेक्स्ट में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स, ठीक है। इन्हें हम 3 कैटेगरी में बच्चों कैटेगराइज कर लेंगे। सिडेशन के हिसाब से देख रहे हैं, बताती हूँ अभी मैं। सबसे पहले हाईली सेडेटिव, फिर मॉडरेटली सेडेटिव, देन माइल्डली सेडेटिव। इस तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं। दूसरा हम इन्हें फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स भी बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स एंटी हिस्टामिनिक्स। ओके, उसके बाद सबसे पहली जो आपके बच्चों ड्रग है वो है डाइफेन हाइड्रामीन। सेकंड है डाइमेन हाइड्री नेट, फिर है प्रोमिथाजिन, फोर्थ है हाइड्रोक्सीजिन। आगे देखें, फर्स्ट ड्रग है सिप्रोहेप्टाडीन, फिर फेनिरामाइन, थर्ड सिनेरिजीन, फिर उसके बाद है बुक्लीजीन, देन है मैक्लीजीन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट माइल्डली सेडेटिव में आपके आ जाते हैं क्लोरफेनिरामाइन, सेकंड डेक्स क्लोरफेनिरामाइन, थर्ड आपकी आ जाती है डाइमेथेंडेन, फिर आपकी क्लेमस्टीन या मस्ताइन, ठीक है, फिर साइक्लिजीन एंड सिक्स्थ है ट्राइप्रोलिडीन। ओके, आई थिंक सो यही है। ये आपकी ड्रग्स है एंटी हिस्टामिनिक्स। ओके बच्चों, जैसे जैसे बच्चों आप आगे बढ़ोगे, इस क्लासिफिकेशन के आगे बढ़ोगे, आपकी जो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है।
एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे, इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली कि ये हाईली एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है, हाईली एंटी कोलिनर्जिक। मैं इतना क्यों जोर दे रही हूँ इस वर्ड पे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इस तरीके से पूछ लेंगे कि इनमें से हाईली एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कौन सी ड्रग्स शो कर रही हैं। जैसे क्लासिफिकेशन दे दी, एक एक ड्रग्स उठा के डाल दी, आपको नाम पता होगा, आप इजीली मार्क कर पाओगे उस चीज को, ठीक है। अब बच्चों एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होने की वजह से ये क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा, ड्राई माउथ, है ना, देन कॉन्स्टिपेशन। हमने पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक है ना, एसिटाइल कोलिन जो है सारी सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता था। अब हम एसिटाइल कोलिन को बंद कर रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, है ना, तो सारी सिक्रीशंस वो डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन और कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाएंगी। तो यूरिनरी हेजिटेंसी होगी, मतलब यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, पेनफुल यूरिनेशन या रुक रुक के यूरिनेशन, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका जो हिस्टामाइन होता है, वो हिस्टामाइन का एक एक्शन ये भी होता है कि वो अराउजल, ठीक है, अराउजल की फीलिंग लेकर आता है, आप अलर्ट रहते हो, ये वाली चीज। तो अब हम हिस्टामाइन को बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन बोलो या अराउजल है वो, या अलर्टनेस लिख लें ज्यादा बेटर है, अलर्टनेस आपकी डिक्रीज हो जाएगी, या बोलो आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी हेजिटेंसी, अलर्टनेस। कोई और इम्पोर्टेंट इफेक्ट इसका, एक सेकंड बच्चों, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आईज में भी इनका इफेक्ट पड़ता है, ब्लरिंग ऑफ विजन। अब कॉन्स्टिपेशन से तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो बाउल मूवमेंट है उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बाउल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें। हाईली सेडेटिव मतलब हाईली एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि कोई इंसान अपना व्हीकल चला रहा है, उसे बहुत दूर जाना है और उसे कोई एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से उसे इनमें से कोई मेडिसिन लेनी पड़ गई, मान लो, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इनका तो सेडेटिव एक्शन है, तो हम ये वाली ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं देंगे एलर्जी के केस में। उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं सेकंड जनरेशन ड्रग्स। इस ड्रग्स की एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज की वजह से, हाई सेडेटिव की वजह से, कॉन्स्टिपेशन, ये जो सारे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसकी वजह से ही सेकंड जनरेशन ड्रग्स आई थी। उनमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस में होगा सेकंड जनरेशन ड्रग्स दी होंगी और उनमें ही कोई एक आपको इनमें से ड्रग डाली होगी, ठीक है, और बोलेंगे कि इनमें से कौन सी दवाई है जो आपको नहीं देनी है, जिस बंदे को बहुत दूर तक सफर तय करना है ड्राइव करके, ठीक है। तो आपको क्लासिफिकेशन पता होगी तो आप आराम से टिक लगा सकते हो। इतना समझ आया। उसके बाद ये जो आपकी हाइड्रोक्सीजीन है ना, एक दवाई है, आपने बहुत नॉर्मली सुनी होगी, वो है कौन सी ड्रग है बच्चों, वो हमारी ड्रग है सिट्रीजिन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीजीन जो है वो मेटाबोलाइज होके बच्चों सिट्रीजिन में ही कन्वर्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सीजीन इज द प्रो ड्रग ऑफ सिट्रीजिन, प्रो ड्रग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक बात है कि जितनी भी ये सारी बच्चों ड्रग्स देखी गई थी, ठीक है, एनिमल्स में जब टेस्टिंग हुई थी तो एनिमल्स में तो देखने को मिला टेराटोजेनिक इफेक्ट, मतलब ये फीटस को वूम में हार्म कर रहे थे। ये सारी चीजें देखने को मिली थी एनिमल टेस्टिंग में। फिर भी अगर हम यूज करने में आ जाएं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो बच्चों उस केस में आप ये वाली ड्रग्स दे सकते हो, पर प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि नो डाउट डेंजर तो है,
इन सारी ड्रग में। पर इनमें अगर आपको चूज करने के लिए, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इनमें अगर आपको चूज करने के लिए ड्रग आ गई तो डाइफेनहाइड्रामीन हो गया आपका, ठीक है। ये जो ड्रग है ये आपको क्वेश्चन से प्रिकॉशंस के साथ आप दे सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप ये वाली ड्रग्स में टिक लगा सकते हो, ये चीज़ बतानी थी। और एक चीज़ थी, हमने पैथोलॉजिकल और फिजिकल में फिजियोलॉजिकल एक्शंस में देखा था, हिस्टामिन्स के सारे एक्शन देखे थे हमने, ठीक है। अगर आप लास्ट लेक्चर को रिकॉल करोगे तो हिस्टामिन के साथ बीटा हिस्टीन भी था, है ना। वो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। तो आपका जो बच्चों बीटा हिस्टीन ड्रग है, पहली बात तो ये कि ये ओरली भी एक्टिव है। हमने देखा था ना कि जो हिस्टामिनिक ड्रग है ओरली नहीं दे सकते, पेरेंटरली ही दे सकते हैं, तो आप ये वाली ड्रग ओरली भी दे सकते हो। इसका बच्चों हम यूज करते हैं मेनियरे डिजीज में, मेनियरे डिजीज, ओके। मेनियरे डिजीज क्या है, आपका जो कान है, इनर ईयर है, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो गया, ब्लड फ्लो मतलब एक्यूरेट नहीं है, ब्लड फ्लो में फ्लक्चुएशंस है, ठीक है। उसकी वजह से आपको कम सुनाई दे रहा है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से हेडेक भी हो रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो आपके बीटा हिस्टीन जो ड्रग है बच्चों, वो इनर ईयर में जो प्रेशर है उसे कम कर देगी, और इसी वजह से प्रेशर कम कर देगी, तो ये मेनियरी डिजीज को ट्रीट कर रही है। तो बीटा हिस्टीन ओरली एक्टिव है ना, आप मेनियरी डिजीज में दे सकते हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें थी, अच्छे से एक एक ड्रग्स बच्चों याद कर लेना और देख लेना। हाईली सेडेटिव फर्स्ट कैटेगरी में हाईली एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, सेकंड में थोड़ा कम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, इसलिए नींद भी थोड़ी कम आएगी। उसके बाद तो इसमें तो और भी ज़्यादा कम नींद आएगी, बहुत कम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन की ड्रग हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपके सारे डाउट्स को डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।